जय हिंद। नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का चौधरी आईएएस अकेडमी प्लेटफॉर्म पर। मैं चौधरी अनिल शोरान आशा करता हूँ आप और आपकी फैमिली में सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज है वो आज से हम स्टार्ट करेंगे और इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी हम इस सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे। इसमें 30 या 40 प्लस लेक्चर आपके बनेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी। आज का हमारा पहला टॉपिक होगा भारत का संवैधानिक इतिहास। यानी कि हमारे भारत का जो संवैधानिक इतिहास है उससे रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चन बनेंगे उनको हम आज इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। तो पूना समझौते में प्रावधान पूछा गया है, तो क्या प्रावधान दिया गया था? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। क्या होगा आंसर आपका? हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो पूना समझौता आपका क्या होता है? तो पूना समझौता जो है उस पे हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो 24 सितंबर 1932 को उसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए थे। और पूछा जाए कि हस्ताक्षर कहां पर हुए थे, तो पुणे की जो यरोदा जेल है उसके अंदर हस्ताक्षर किए गए थे। हिंदुओं की तरफ से और महात्मा गांधी जी की तरफ से हस्ताक्षर किसने किए थे? तो मदन मोहन सिंह मालवीय जो थे उन्होंने ऊंच जाति और हिंदुओं और गांधी जी की तरफ से हस्ताक्षर किए थे। अगर हम बात करें कि दलित वर्गों की ओर से हस्ताक्षर किसने किए, तो दलित वर्गों की ओर से हस्ताक्षर जो किए थे वो किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। पुनः समझौते का जो अंतिम परिणाम जो है उसमें 147 जो है चुनावी सीटें थी। तो पुनः समझौता है उस पर हस्ताक्षर कब हुए? 24 सितंबर 1932 को। कहां पर? यरोदा जेल में। और यरोदा जेल कहां पर? आपकी पुणे के अंदर। ऊंच जाति की तरफ से और जो हिंदू थे उनकी तरफ से और गांधी जी की तरफ से जो साइन किए थे वो किसने किए थे? मदन मोहन सिंह मालवीय ने। और जो दलित वर्ग थे उनकी तरफ से हस्ताक्षर किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। अगला क्वेश्चन है आपका, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दी थी? यानी कि वह अधिनियम पूछा गया है जिसमें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे सत्ता को ब्रिटिश क्राउन में बदल दिया गया था, उनके नाम कर दिया गया था। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। क्या होगा आपका आंसर? ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। जो भारत सरकार अधिनियम 1858 है वो कहां पारित किया गया? तो यूनाइटेड किंगडम की जो संसद है उसके द्वारा ये पारित किया गया था। किसके द्वारा पारित किया गया था? यूनाइटेड किंगडम की संसद के द्वारा। और ये एक अधिनियम था, इस अधिनियम के द्वारा भारत को सीधे ब्रितानी राजशाही के नाम पर शासित किया जाना था। ये जो भारत सरकार अधिनियम 1858 था उसमें क्या था कि हमारा जो भारत देश था उसको सीधे ब्रितानी जो राजशाही थे उनके नाम पर शासित किया जाना था। 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार को इस अधिनियम पारित करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इसके बाद में 1857 की जो क्रांति हुई थी, भारतीय विद्रोह, उसके बाद में ब्रिटिश सरकार को क्या करना पड़ा था? इस अधिनियम को पारित करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो प्रदान की गई थी? क्या पूछा गया है कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। क्या होगा आपका आंसर? ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अध्यादेश हम किसको कहते हैं? तो अध्यादेश को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्डिनेंस भी कहते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारी जो भारत की संसद होती है वो नए कानूनों का निर्माण भी करती है, यानी कि नए कानून जो बनते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो भारतीय संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। और अगर पुराने जो कानून ऑलरेडी बने हुए हैं उनमें अगर संशोधन किया जाता है तो वो भी किसके द्वारा किया जाता है? तो वो भी भारतीय संसद के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन अध्यादेश किसको कहेंगे हम? जब संसद का सत्र न चल रहा हो, जब हमारी संसद जो है उसका सत्र ना चल रहा हो और उस टाइम
भारत सरकार जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत का राष्ट्रपति जिन कानूनों को लागू कर देता है उनको अध्यादेश कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा पीछे अभी रिसेंटली जो किसान आंदोलन था, चलो अभी तो वो ऑर्डिनेंस जो थे वो वापस ले लिए गवर्नमेंट ने, तो उनको क्या कहा गया था, अध्यादेश, यानी कि ऑर्डिनेंस। वो कानून नहीं था बल्कि वो ऑर्डिनेंस था, क्योंकि उस टाइम में जो हमारी संसद थी उसका सत्र चल नहीं रहा था और राष्ट्रपति के द्वारा वो कानून लागू कर दिए गए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो पूछा गया है कि वो कब पारित किया गया था, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट है वो कब पारित किया गया था, तो 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। और रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो क्या है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों से संबंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून था। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 वो क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों से संबंधित एक पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून था। इसमें कंपनी शासन के अधीन लाए गए इस एक्ट का उद्देश्य क्या था, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाया जाना था। अगला क्वेश्चन होगा आपका, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। क्या कहा गया है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। क्या होगा आपका आंसर, ऑप्शन सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। तो 1786 का जो अमेंडमेंट एक्ट है वो क्या था, तो इस अधिनियम के द्वारा जो है गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णय लागू करने का अधिकार दे दिया गया। क्या किया गया 1786 के अधिनियम के अनुसार, जो गवर्नर जनरल था उसको विभिन्न परिस्थितियों में निर्णयों को रद्द करने की, यानी कि वो किसी भी निर्णय को रद्द कर सकता था और किसी भी निर्णय पर लागू अपने अधिकारों के ऊपर क्या कर सकता था, कानून बना सकता था। गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां भी मिल गई थी। तो गवर्नर जनरल जो हुआ करते थे उनको मुख्य सेनापति की जो शक्ति है वो भी किस अमेंडमेंट के एक्ट के तहत मिली, तो वो भी 1786 का जो अमेंडमेंट एक्ट था उसी के तहत मिली। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। तो महारानी विक्टोरिया जो थी उसको भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया, यानी कि रानी, तो आंसर सी होगा आपका 1876 में। कब, 1876 में। 1 जनवरी, अगर आप तारीख पूछ ली जाए आपसे तो 1 जनवरी 1877 को, करेक्ट जो डेट है वो 1 जनवरी 1877 को क्या किया गया, ऐलान कर दिया गया कि भारत क्वीन विक्टोरिया के शासन तले आ गया है और क्वीन विक्टोरिया ही अब भारत की महारानी या फिर राष्ट्राध्यक्ष होंगी। कब किया गया ये ऐलान, 1 जनवरी 1877 को क्या ऐलान कर दिया गया कि जो विक्टोरिया जो है वो भारत की महारानी या फिर राष्ट्राध्यक्ष होंगी। अगला क्वेश्चन है आपका, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया, यानी कि बहुत सारे जो है उस टाइम में वादे किए गए थे, लेकिन ऐसा कौन सा वादा था जो उस टाइम की गवर्नमेंट ने जो है क्या कर दिया था, पूरा कर दिया था। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। तो जो रजवाड़े होते हैं आपके, तो रजवाड़ों को हम क्या कहते हैं, रियासत भी कहा जाता है। तो इन्हें हम आम बोलचाल की भाषा में रियासत, रजवाड़े या व्यापक अर्थ में देसी रियासत भी कहते हैं। तो रजवाड़ों को हम किस किस नाम से जानते हैं, रियासत के नाम से भी जानते हैं, और मोस्टली जो हम वर्ड यूज करते हैं वो क्या है, देसी रियासत। ये ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा सीधे शासित नहीं थे बल्कि भारतीय शासकों द्वारा शासित थे। ये जो रियासतें थी ये क्या थी कि जो ब्रिटिश साम्राज्य जो था उनके अधीन ना होकर यहाँ पर शासन किसका चलता था, तो वो भारतीय शासकों का शासन चलता था यहाँ पे। सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब यहाँ 562 रियासतें थी। क्या कह दिया गया है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तो उस टाइम में यहाँ पर टोटल रियासतें कितनी थी, 562 रियासतें थी। लेकिन 3 रियासतें ऐसे थी जो हमारे इंडिया के अंदर विलय नहीं करना चाहती थी, और वो 3 कौन कौन सी थी आपकी, एक तो आपका कश्मीर था, दूसरा आपका जूनागढ़ था, और तीसरा आपका हैदराबाद। ये 3 रियासतें ऐसी थी जो भारत में अपना विलय नहीं करना चाहती थी। लेकिन 26 अक्टूबर को कश्मीर पर पाकिस्तान का आक्रमण हो जाने पर क्या हुआ, वहां के जो महाराजा थे हरि सिंह कहाँ के राजा थे, तो ये जम्मू कश्मीर के उस टाइम में राजा हुआ करते थे। लेकिन इन्होंने भी क्या किया था,
जब हमारा 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, तो इन्होंने भी जम्मू कश्मीर को हमारे इंडिया के अंदर विलय करने से मना कर दिया था। किसने मना कर दिया था? महाराजा हरि सिंह ने। लेकिन जब 26 अक्टूबर को वहां पे पाकिस्तान ने जब इनके ऊपर आक्रमण किया, तो महाराजा हरि सिंह ने क्या किया? भारतीय संघ में अपने आप को मिला दिया गया। यानी कि 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर, 3 रियासतें थी हमारे इंडिया से अलग उस टाइम में, कौन कौन सी? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर तो अब मिल चुका था। उसके बाद में बचा आपका जूनागढ़। तो पाकिस्तान में सम्मिलित होने की घोषणा से जूनागढ़ में विद्रोह हो गया, जिसके कारण क्या हुआ? प्रजा के आवेदन पर राष्ट्रीय हित से उसे भारत में मिला लिया गया। क्या किया गया उस टाइम में कि जूनागढ़ था उसने भी मना कर दिया था, लेकिन वहां पर फिर बाद में क्या किया गया? लोगों के द्वारा वोटिंग करवाई गई कि कौन ये चाहता है कि हम पाकिस्तान में मिले और कौन ये चाहता है कि हम भारत में मिले। तो उस टाइम में क्या हुआ था कि लोगों ने वोट दिया, उसके आधार पर विलय हो गया था इंडिया के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो वोटिंग थी वो हमारे इंडिया के पक्ष में थी कि हम पाकिस्तान के साथ ना जाकर हम इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं। लास्ट में बचता है एक हैदराबाद। हैदराबाद ने भी 1947 में मना कर दिया था कि हम इंडिया के साथ नहीं जाना चाहते, हम एक अलग राष्ट्र चाहते हैं। लेकिन 1948 में एक सैनिक कार्रवाई की गई, ये सैनिक कार्रवाई की गई थी, इससे हैदराबाद को भी क्या हुआ? भारत में मिला लिया गया। और इस प्रकार हिंदुस्तान से देशी रियासतों का अंत हुआ। यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ था सन 1947 को, उस टाइम में टोटल 562 रियासतें थी। 562 रियासतों में से 3 रियासत ऐसी थी जो भारत में विलय नहीं करना चाहती थी, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? ये तीनों भी हमारे इंडिया के अंदर विलय हो गई। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर कैसे विलय हुआ? क्योंकि आक्रमण पाकिस्तान की तरफ से कर दिया गया था जम्मू कश्मीर पे। उस टाइम में महाराजा हरि सिंह ने क्या कर दिया था? जम्मू कश्मीर में मिला दिया था। क्योंकि ये भी मोस्टली पूछा जाता है कि कैसे हुआ था। दूसरा, जब बात आई जूनागढ़ की, तो जूनागढ़ में लोगों के जनमत संग्रह के कारण, यानी कि लोगों ने वोटिंग की, वोटिंग के आधार पर इंडिया में मिलाया गया। लेकिन हैदराबाद के अंदर क्या था? हैदराबाद में लोग मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि हम इंडिया के साथ अपने हैदराबाद का विलय करें। उस टाइम में क्या किया था हमारी गवर्नमेंट ने वहां पर इंडियन आर्मी को भेज दिया था। लेकिन उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको पोलो कहा जाता है, ऑपरेशन पोलो। पुलिस की वर्दी के अंदर हमारी इंडियन आर्मी गई थी। क्या गई थी? पुलिस की वर्दी में हमारी इंडियन आर्मी गई थी। तो वहां पे लोगों को यह था कि ये पुलिस है, लेकिन जबकि रियलिटी में वो क्या थी? हमारी इंडियन आर्मी थी। तो उन्होंने क्या किया था उस टाइम में उस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था। और उसी कार्रवाई की वजह से क्या हुआ था? वहां हैदराबाद ने भी हमारे इंडिया के अंदर अपने आप का विलय कर लिया था। और ऐसे करते करते जो 1948 में तीनों का तीनों, यानी कि 1948 के अंदर 562 की 62 रियासतें खत्म हो गई, और ये तीनों जो रियासतें थी जो विलय नहीं करना चाहती थी, इनका भी 1948 तक विलय इंडिया के अंदर हो चुका था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? यानी कि मिंटो मार्ले जो था उसका उद्देश्य क्या था? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्या होगा आपका आंसर? ऑप्शन ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। वर्ष 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे मिंटो मार्ले सुधार भी कहा जाता है, 1909 में भारत परिषद अधिनियम को ही क्या कहा जाता है? मिंटो मार्ले सुधार भी कहा जाता है। इसको लाया गया और इस अधिनियम के द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। जो अगर हम बात करें कि किस अधिनियम के तहत चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली, तो वो था मिंटो मार्ले। अगला क्वेश्चन है आपका, मिंटो मार्ले सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो मिंटो मार्ले सुधार बिल जो है वो किस वर्ष में पारित किया गया था? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1909 में। 1909 में मिंटो मार्ले सुधार बिल जो है उसको पारित कर दिया गया था। वर्ष 1909 में क्या हुआ था? भारत परिषद अधिनियम, जिसे हम मिंटो मार्ले सुधार भी कहते हैं, उसको लाया गया और इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। लेकिन इस अधिनियम के अंतर्गत जो चुनाव पद्धति अपनाई गई वह बहुत ही अस्पष्ट थी, और 1909 के सुधारों से जनता ने कुछ और ही चाहा था, लेकिन उन्हें मिला कुछ और ही। और इन सुधारों के संबंध में महात्मा गांधी जी ने भी कुछ अपने आप को कहा था कि मार्ले मिंटो जो है वो सुधारों ने हमारा क्या कर दिया है? सर्वनाश कर दिया है। इस बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, मुसलमानों के अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? क्या कहा गया है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में
किसके द्वारा लाया गया था? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आपने जस्ट देखा होगा कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ये सिर्फ हमारा सर्वनाश है, तो वो इसी बेस पे कहा था कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया, क्योंकि वो भी इसके द्वारा ही लाया गया था, मिंटो मार्ले सुधार 1909 के द्वारा ही। अगला, अगर इस पे हम बात करें तो इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को क्या कर दिया गया था? मामले में विशेष रियासतें दे दी गई थी। क्या कह दिया गया कि इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के प्रतिनिधित्व के मामले में विशेष रियासतें दे दी गई, और यह था मुसलमानों को केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद में जनसंख्या के अनुपात में अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार भी दे दिया गया। और साथ साथ में क्या कर दिया गया? मुस्लिम मतदाताओं के लिए आय की योग्यता को भी हिंदुओं की तुलना में कम रखा गया। अगला क्वेश्चन होगा आपका, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? क्या कहा गया है कि 1909 के अंदर जो इंडियन काउंसिल एक्ट जो था उसमें किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का जो निर्माण है वो देश के प्रशासन में भारतीयों को शामिल करने के उद्देश्य से बनाया गया था, और इस अधिनियम के अनुसार मुंबई, मद्रास, इनकी जो परिषदें थी अपनाने, उनको अपने लिए कानून में उसमें संशोधन करने की शक्ति पुनः प्रदान की गई। जबकि अन्य प्रांतों में जैसे कि बंगाल में 1862 में, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में 1886 में, और बर्मा व पंजाब में 1897 में इन परिषदों की स्थापना की गई। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की अगर हम बात करें तो यह एक ऐसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें सांप्रदायिकता को आधार बनाकर राजनीतिक हितों की पूर्ति की जाती है, और जिसमें सांप्रदायिक विचारधारा के विशेष परिणाम के रूप में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं जो हैं वो होती हैं। और सांप्रदायिकता में नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों ही पक्ष विद्यमान होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। क्या कहा गया है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो था उसमें सुधारों का प्रावधान था। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रांतों में दोहरा शासन। क्या होगा आपका आंसर? ऑप्शन बी, प्रांतों में दोहरा शासन। जब दो शासक एक साथ, ये दोहरा शासन है, इसका मतलब क्या है कि जब दो शासक एक साथ सत्ता का संचालन करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? द्वैत शासन या फिर दोहरा शासन कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका होगा, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। क्या कहा गया है कि 1946 का जो कैबिनेट मिशन है वो 3 मंत्रियों से गठित था, निम्न में से कौन इसका सदस्य नहीं था? क्या कहा गया है कि 1946 में जो कैबिनेट मिशन था वो 3 मंत्री थे उसके अंदर, लेकिन यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं उनमें से इसका सदस्य कौन नहीं था? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड एमरी। लॉर्ड एमरी जो है वो उस टाइम इसका सदस्य नहीं था। वो 3 मंत्री कौन कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ब्रिटिश कैबिनेट मिशन जो है वो कब भारत में आया? तो वो 1946 के अंदर आया था। इस मिशन का लक्ष्य जो है वो क्या था? तो भारतीय नेतृत्व को सत्ता सौंपने की योजना पर विचार विमर्श करना, और इस मिशन ने राष्ट्रमंडल देशों के सदस्य के रूप में भारत को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दे दिया था। और इस मिशन का जो गठन है वो ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे क्लीमेंट एंटली, उनकी पहल पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? क्या कहा गया है कि कैबिनेट मिशन योजना जो थी उसके विषय में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। सही कौन कौन से हैं? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत क्या क्या था? तो वो था प्रांतीय सामूहिकरण, दूसरा भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, और तीसरा था संविधान निर्माण का अधिकार। क्योंकि कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है संविधान निर्माण का अधिकार भारत को दे दिया गया था। इस मिशन को विशेष अधिकार दिए गए थे तथा इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए था, उपाय एवं संभावनाओं को तलाशना था। और मिशन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रतिनिधित्वों की बातचीत की, और मिशन के सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए हिंदू मुस्लिम के बीच सत्ता साझेदारी की योजना भी बनाई गई। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो किसके अंतर्गत चलाया गया था? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। किसके तहत चलाया गया था?
तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार इसको चलाया गया था। और भारतीय सरकार अधिनियम 1935 क्या है? तो 1935 के अंतर्गत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, एक केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा आरबीआई, उसकी स्थापना भी की गई। बर्मा और जो अदन को भारत के शासन से अलग कर दिया गया और सिंध और उड़ीसा के दो नवीन प्रांत बनाए गए और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को गवर्नर के अधीन रखा गया। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार बहुत सारी चीजें हुई, उनमें से जो मैन है वो क्या थी आपकी, संघीय न्यायालय का जो है उसकी स्थापना की गई, जिसको हम फेडरल कोर्ट भी कहते हैं। दूसरा हमारा आरबीआई जो बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना भी की गई। बर्मा और अदन है, उन दोनों को क्या कर दिया गया, भारत के शासन से अलग कर दिया गया। सिंध और उड़ीसा जो थे उनको दो नवीन प्रांत बनाए गए, यानी कि एक दो सिंध और उड़ीसा को दो नए प्रांत बना दिए गए और पश्चिमी सीमा प्रांत को गवर्नर के अधीन रख दिया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की जो योजना थी उसको क्या नाम दिया गया? तो उसको नाम दिया गया ऑप्शन सी, माउंटबेटन योजना। क्या नाम दिया गया? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ लंबे विचार विमर्श के बाद 3 जून 1947 को भारत के दो देशों में विभाजित करने की योजना का खाका पेश किया गया। और वो दो देश क्या होने वाले थे? भारत और पाकिस्तान। इसी योजना के आधार पर भारत को अंग्रेजों से मुक्ति मिली, लेकिन पाकिस्तान के रूप में भारत का एक बड़ा हिस्सा भी अलग हो गया। क्या कहा गया है कि उस टाइम में 3 जून 1947 को भारत को दो देशों में विभाजित करने की योजना जो है उसका खाका पेश कर दिया गया था। 3 जून 1947 को पता चल गया था कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो दो अलग मुल्क होने वाले हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रथा का अंत। क्या पूछा गया था कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों की मंजूरी दी गई? तो क्या थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 सती प्रथा का अंत। भारत सरकार अधिनियम 1935, तो भारत सरकार 1935 क्या था अधिनियम आपका? तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई इस टाइम में, जिसमें राज्यों और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। इसने केंद्र और इकाइयों, यानी कि केंद्र और इकाइयों मतलब केंद्र आपका होगा राज्य और इकाइयां होंगी आपकी रियासतें, के बीच इन तीनों सूचियों, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का क्या कर दिया गया? बंटवारा कर दिया गया। बात करें अगर हम सती प्रथा के अंत की, तो तत्कालीन ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा 4 दिसंबर 1829 को बंगाल सती रेगुलेशन पास किया गया और इस कानून के माध्यम से क्या हुआ? पूरे ब्रिटिश भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। कब रोक लगा दी गई सती प्रथा पर? 4 दिसंबर 1829 को। इस रेगुलेशन एक्ट में सती प्रथा को इंसानी प्रकृति की भावनाओं के विरुद्ध बताया गया। इसके ऊपर रोक क्यों लगाई गई? क्योंकि रेगुलेशन में कहा गया कि सती प्रथा को इंसानी प्रकृति जो है उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करती है, जिसकी वजह से इसको 4 दिसंबर 1829 को गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा बंद कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार क्या था? अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, जिसमें राज्यों और रियासतों को एक इकाई की तरह मान लिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया, यानी कि जो द्वैत शासन प्रणाली क्या होती है आपकी? दोहरा शासन। तो किस अधिनियम के तहत था ये? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1919। क्या होगा आपका आंसर? भारत शासन अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था, जिसमें मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें भारत सरकार अधिनियम 1919 को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? मार्टिन चेम्सफोर्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि इस अधिनियम के पारित होने के समय लॉर्ड मार्टिन
भारत के सचिव तथा लॉर्ड जेम्सफोर्ड वॉयसरॉय थे। यानी कि मांटेंग जो है और लॉर्ड जेम्सफोर्ड जो है वो अलग अलग हैं। उस टाइम में क्या था, लॉर्ड मांटेंग जो है वो हमारे भारत के सचिव हुआ करते थे और लॉर्ड जेम्सफोर्ड जो है वो हमारे उस टाइम में वॉयसरॉय हुआ करते थे। क्वेश्चन है आपका, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। तो संघीय प्रणाली जो थी उसका प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके तहत किया गया था, तो 1935 के तहत किया गया था। 1935 से रिलेटेड, अधिनियम से रिलेटेड हम बहुत सारा डिस्कशन पीछे कर भी चुके हैं। बाकी और कुछ भी देख लेते हैं कि संघीय प्रणाली का मतलब होता है कि किसी देश या राष्ट्र में दो या दो से अधिक स्तरों का होना। संघीय प्रणाली का मतलब क्या होता है आपका, तो जब किसी भी देश के अंदर दो या दो से अधिक स्तर होते हैं, देश में जो भी बड़े या कानून संबंधी निर्णय फैसले केंद्र और राज्य दोनों को ही सहमति होने चाहिए। संघीय प्रणाली में केंद्र और राज्य दोनों ही मिलकर कार्य करती हैं। यानी कि संघीय प्रणाली जो है उसके अंदर अगर कोई भी कानून या कुछ भी अगर बनाया जाता है तो उसके अंतर्गत भागीदारी राज्य सरकार की और केंद्र की दोनों की समान होती है और दोनों की सहमति के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है आपका, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता थी। तो किस अधिनियम के थी, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए 1935। क्या होगा, 1935। प्रांतों की स्वायत्ता, प्रतीक पहचान, विधि बनाने का दायित्व एवं उसको लागू करने का जो अधिकार दिया गया था वो अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही दिया गया था। प्रांतीय विषयों का संचालन मंत्रियों के द्वारा किया जाता है। जो प्रांतीय विषयों का जो संचालन वो किसके द्वारा किया जाता है, तो वो मंत्रियों के द्वारा किया जाता है जो मुख्यमंत्री के अधीन कार्य करते थे तथा विधानमंडल के प्रति जवाबदेह हुआ करते थे। इसके द्वारा एक संघीय न्यायपालिका की स्थापना भी की गई। अगला क्वेश्चन है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। तो भारत में सचिव का जो पद है वो किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। जो सचिव का पद होता है वो हमारा किसके तहत किया गया, तो वह भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। अब हम देख लेते हैं 1858। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 जो है वो यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा भारत को सीधे ब्रितानी राजशाही के नाम पर शासित किया जाना था और 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार को इस अधिनियम पारित करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। मजबूरी में यह एक्ट जो है वो पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई। तो किसके तहत मंजूरी दी गई थी, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1909। भारत सरकार अधिनियम 1909। जो भारत सरकार अधिनियम है 1909 उसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है और वो अन्य नाम क्या है, मार्ले मिंटो। क्या नाम है, मार्ले मिंटो। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अविश शक्तियां किसे दी गई थी। तो अविश शक्तियां जो है वो किसको दी गई थी, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल को। अविश शक्तियां जो है वो गवर्नर जनरल को दी गई थी और इस अधिनियम के तहत केंद्र और राज्यों के बीच की शक्तियों का बंटवारा किया गया और राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। निर्वाचन की व्यवस्था इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत सचिव के परिषद को भी समाप्त कर दिया था। आज का आपका इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमने अभी पीछे ही डिस्कस किया था कि जो 1919 भारत सरकार अधिनियम जो 1919 है उसको मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1919। जो भारत शासन अधिनियम है 1919 वो जस्ट हमने एक या दो क्वेश्चन पीछे डिस्कस किया था। उस अधिनियम में क्या था, लॉर्ड मार्टिन भारत के सचिव हुआ करते थे और लॉर्ड चैम्सफोर्ड वायसराय हुआ करते थे और उन्हीं के नाम पर इसका नाम मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रखा गया था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का प्रेस कर लें और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ख्याल रखिएगा अपना भी और अपनों का भी।